वेलकम स्टूडेंट्स, आपका फिर से ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज का आपका टॉपिक है प्रोडक्शन थ्योरी, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 12वीं कक्षा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 प्रोडक्शन थ्योरी टीपी, एपी और एमपी में से है। यदि हिंदी में बात करें तो उत्पादन, फलन, कुल, औसत और सीमांत लागत की धारणाओं के बारे में बात करेंगे, जो 12वीं कक्षा के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, आपका 6 से सॉरी। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उत्पादन, फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद की धारणाएं। प्रोडक्शन फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम उत्पादन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र में उत्पादन के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। जब भी आप कोई उत्पादन के लिए काम से शुरू करेंगे तो आप इन चारों चीज़ों के बगैर नहीं कर सकते। इन 4 तत्वों के द्वारा ही हम कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल में आपने +1 में भी उत्पादन की परिभाषा को अच्छे से याद किया था कि कच्चे माल को पक्के माल में तैयार करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन से विपरीत आगतों इनपुट्स हैं, अर्थात आगतों को निर्यात में बदलना वस्तुओं में रूपांतरण है। अर्थात उत्पादन प्रक्रिया से हमारा अभिप्राय उस क्रिया से है जिसमें इनपुट्स को आउटपुट में बदला जाता है, रूपांतरण किया जाता है। जब फर्म आगतों और कच्चे माल को यानी निर्गत यानी तैयार माल को परिवर्तित करती है तो उपयोगिता का सर्जन होता है। अतः उपयोगिता का सर्जन को ही उत्पादन कहा जाता है। जैसे कि लकड़ है, वो कोई काम का नहीं है बट उसको चेयर में बदल देते हैं तो चेयर में उत्पादकता आ जाती है। उत्पादन फलन क्या है, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। भौतिक कारक जैसे पूंजी की 10 इकाइयाँ, श्रम की 5 इकाइयाँ, भौतिक उत्पादन जैसे उत्पादित वस्तुओं की 100 इकाइयाँ के आपस में संबंध को अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन कहा जाता है। अन्य शब्दों में उत्पादन फलन से अभिप्राय एक वस्तु के भौतिक कारकों, भौतिक साधनों, भौतिक कारकों और भौतिक उत्पादन के बीच पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध से है। उत्पादन फलन किसी भी फर्म के उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के बीच तकनीकी संबंध को व्यक्त करता है। अर्थात क्वांटिटी जैसे एक्स वस्तु की कोई क्वांटिटी हो किस पर डिपेंड करती है, फंक्शन ऑफ द लेबर एल एंड के। यहाँ क्यू है वो एक्स वस्तु का भौतिक उत्पादन है, एल श्रम की भौतिक इकाइयाँ हैं और के पूंजी की भौतिक इकाइयाँ, एफ फलन है। वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन 2 प्रकार का होता है: अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अर्थशास्त्री प्राय समय की अवधि को 2 भागों में बांट देते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल में। अल्पकाल जिसको शॉर्ट टाइम भी कहते हैं, शॉर्ट पीरियड भी बोल देते हैं। इसमें अल्पकाल की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ कारकों की मात्रा में तो परिवर्तन हो सकता है, परंतु कुछ कारकों की मात्रा को हम घटा बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा होता है और वे शिथिल होते हैं। इस समय अवधि में उत्पादन को वर्तमान उत्पादन की क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। अन्य शब्दों में अल्पकाल वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं जबकि कुछ साधन स्थिर रहते हैं। यानी 2 प्रकार के साधन होते हैं। अल्पकाल में कुछ साधनों को हम चेंज कर सकते हैं, कुछ साधनों को चेंज नहीं कर सकते। दीर्घकाल लॉन्ग टर्म भी और लॉन्ग पीरियड भी बोल देते हैं, इसको लॉन्ग टर्म कह दें या लॉन्ग पीरियड कहते हैं दीर्घकाल को। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसके दौरान उत्पादन के सभी कारकों की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात इसमें कोई सभी के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थायी नहीं होता, अर्थात किसी भी कार्य की मात्रा स्थिर नहीं होती। इस समय अवधि में उत्पादन को बाजार की मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के बारे में हम पहले बात करते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के वे सभी साधन स्थिर होते हैं तथा कुछ साधन परिवर्तनशील। फलस्वरूप उत्पादन केवल परिवर्तनशील कारकों के अधिक प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है, परंतु उत्पादन को वर्तमान उत्पादन क्षमता तक, ये बात ध्यान देने वाली है कि उत्पादन क्षमता की सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वे साधन सीमित हैं, आपके परिवर्तनशील नहीं शिथिल हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तित अनुपात का भी फलन कहते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शंस भी कहा जा सकता है। अल्पकाल उत्पादन फलन किस पर डिपेंड करता है, y बराबर फंक्शन ऑफ द x वस्तुओं x2। x है वस्तुओं का अधिकतम संभव उत्पादन, दूसरा है कारक 1 की मात्रा जो परिवर्तनशील है उस पर डिपेंड करता है। x2 कारक की
मात्रा जो क्षेत्र है उनको डिपेंड करता है। तो अब हम आते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पर। दीर्घकालीन समय की वह अवधि है जिसमें सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उत्पादन के अधिक कारकों का प्रयोग करके भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसे समानुपात का फलन भी कहते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी के सभी साधनों को निश्चित अनुपात में बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन के शिथिल व परिवर्तनशील साधन। उत्पादन के शिथिल साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए पूंजी, प्लाट, मशीनरी, इमारतें, प्रबंधीय सेवाएं आदि। शिथिल साधनों की मात्रा में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि दीर्घकाल में इसका परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन के में परिवर्तन होने से परिवर्तित होता है। अन्य शब्दों में परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए श्रमिकों की सेवाएं, कच्चा माल आदि। परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है, दीर्घकाल में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि शिथिल साधनों में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि दीर्घकाल में परिवर्तनशील साधन भी शिथिल साधन भी परिवर्तनशील साधनों में बदल जाते हैं। उत्पादन की तीन धारणाएं, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। 3 कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन टीपी, एवरेज प्रोडक्शन एपी और मार्जिनल प्रोडक्शन एमपी। उत्पादन की तीन धारणाएं होती हैं, कुल उत्पादन टीपी बोलते हैं, औसत उत्पादन को एपी बोलते हैं और सीमांत उत्पादन एमपी का कहा जाता है, जिनका वर्णन हम निम्न प्रकार से कर रहे हैं। पहले काम करेंगे टोटल उत्पादन के बारे में, टीपी के बारे में। एक निश्चित अवधि में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को टीपी या कहा जाता है। एक निश्चित समय में उत्पादित जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया गया है या सेवाओं का उत्पादन किया है, उस मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसान भूमि के एक निश्चित टुकड़े जैसे 1 एकड़ पर श्रम की एक इकाई प्रयोग करके 2 क्विंटल गेहूँ का उत्पादन करता है, तो 2 क्विंटल गेहूँ एक श्रमिक का कुल उत्पादन कहा जाएगा। इस उदाहरण में भूमि उत्पादन का शिथिल कारक है तथा श्रम परिवर्तनशील कारक है। गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन श्रम इकाई अधिक इकाइयाँ बढ़ाई जाएंगी तो आरंभ में कुल उत्पादन अधिक तेज़ी से बढ़ेगा, इसके बाद कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है और अंत में एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर कुल उत्पादन के भी बढ़ने के स्थान पर कम होने लगता है। इसका कारण यह कि आरंभ में परिवर्तनशील साधन कारक श्रम की कम इकाई लगा जाने के कारण शिथिल कारक का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता है, परंतु जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं, शिथिल कारक का अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग होता जाता है। परंतु एक सीमा के बाद पश्चात परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का उपयोग करने से उत्पादन गिरने लगता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ आदि की जगह से श्रमिकों की कुशलता बढ़ने के स्थान पर कम हो जाती है। कुल उत्पादन टीपी की अवधारणा को हम निम्न प्रकार से तालिका से भी समझ सकते हैं। जो एक तालिका है आपकी, इससे देखिए कुल उत्पादन की ये तालिका है। भूमि की इकाई है, शिथिल है, उसको हमें 1 ही एकड़ रखा है, और जो परिवर्तनशील साधन है आपके, पहले 1 मजदूर लगाए तो उत्पादन 2 टन होता है, और एक और मजदूर बढ़ा दिया है हमने, एक श्रमिक और बढ़ा दिया है तो उत्पादन 5 यानी बढ़ा है। दोनों ने 4 होना चाहिए था, बल्कि दोनों के सहयोग से 5 हो गया। तीसरा लगाया तो 9 हो गया, और भी ज़्यादा बढ़ गया। और एक से, क्योंकि 3 लगाने से 2 के हिसाब से 3 दूनी 6 होना चाहिए था, बट 9 हुआ, इनके सहयोग से उत्पादन ज़्यादा हुआ। आगे जो चौथी इकाई लगा दी है तो 11 उत्पादन हुआ। इस बार उत्पादन में थोड़ी सी कमी आई है, बढ़ा तो है पर कमी आई है। और तो एक और इकाई लगा दी तो फिर और बढ़ा है, बहुत ही कम और बढ़ा है। 5वीं इकाई लगाने से उत्पादन बढ़ा और 6ठी इकाई लगाने से उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और 7वीं इकाई लगाने से उत्पादन बढ़ने की बजाय घटा है। ये आपका टोटल है शिथिल इकाई जो बनाया हुआ है सामने। यदि आप इसका डायग्राम बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, बट यहाँ इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तालिका को स्पष्ट होता है कि जब श्रम की 5 इकाइयाँ होती हैं तो उत्पादन टीपी अधिकतम होता है, इसके बाद कुल उत्पादन कम होता जाता है। 5 इकाइयों तक तो बढ़ता जाता है, फिर घटता जाता है। 3 बातें होगी इसमें। 5 इकाइयों तक उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद 6ठी में बराबर होता है और 7वीं में गिर जाता है। अगला सीमांत एमपी क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? परिवर्तनशील कार्य की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन टीपी में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पादन कहा जाता है।
उदाहरण के लिए ऊपर दी गई तालिका में श्रम की 1 इकाई लगाने से 2 टन अनाज उत्पन्न होता है और 2 इकाई लगाने से 5 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता है। 1 इकाई लगाने से 2 टन का और 2 इकाई लगाने से 5 टन का उत्पादन होता है। यहाँ इन्होंने ऊपर टन दी थी, नीचे क्विंटल ले दिया, जो कि गलत है। यहाँ दोनों जगह सेम होना चाहिए था, यहाँ भी टन होना चाहिए था, एक ही रकम उत्पादन होता है। इस दिशा में दूसरी इकाई का सीमांत उत्पादन क्या होगा? 5 - 2 3 टन होगा। सीमांत उत्पादन MP को हम निम्नलिखित सूत्रों की सहायता से, ये सूत्र हैं इसके, MPN = MPN - TPN-1 अथवा MP = डेल्टा TP बटे में डेल्टा L। सीमांत उत्पादन के उदाहरण को हम निम्नलिखित तालिका से भी स्पष्ट कर सकते हैं। कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन MP को भी हम देखिए कि नीचे तालिका है। एवरेज प्रोडक्शन, परिवर्तनशील कारकों की प्रति इकाई के उत्पादन और उत्पादन को MP कहा जाता है, AP कहा जाता है। AP अभी आपका TP भी आ लिया, MP भी आ लिया और अब आपका AP की बारी है। एवरेज प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। कुल उत्पादन को TP को यदि परिवर्तनशील इकाई से भाग देने पर जो औसत उत्पादन ज्ञात किया जा सकता है उसे हम AP कहते हैं। इसे निम्नलिखित तालिका की सहायता से हम स्पष्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि तालिका है आपकी, ये तालिका दी, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन MP तीनों की तालिका दी हुई है, तीनों की तालिका। यहाँ पहली भूमि की इकाई वो सिधर है, श्रम की इकाई पहले 0 बढ़ती जा रही है, भूमि की इकाई है और श्रम की इकाई नहीं है। सिर्फ सिधर साधनों से उत्पादन नहीं हो पाता, इसलिए टोटल उत्पादन 0 होगा और सीमांत उत्पादन भी 0 होगा और एवरेज उत्पादन भी 0 होगा। यदि इकाई सिधरी इकाई एक ही है और उस पर हमने परिवर्तनशील इकाई 1 लगा दिया, यानी 1 श्रमिक लगा दिया, तो उत्पादन हो गया 2। और सीमांत उत्पादन भी आपका पहले 0 था, अब 2 है, 2 में से 0 उठाएंगे 2 आ गया। एवरेज भी आपका 2 को 1 से भाग दें 2 ही आ जाएगा। अगला बार आपका अगली इकाई 1 और लगा दिया आपने, तो उत्पादन हुआ आपका, कुल उत्पादन हुआ 5 और सीमांत उत्पादन हुआ 5 में से 2 गया 3 और एवरेज अनुपात हुआ आपका 2.5। 3 अगली और एक और इकाई लगा दी, उसका लगाने से हमारा जो कुल उत्पादन हुआ 9 और सीमांत उत्पादन 9 में से 5 पिछला घटा दें तो 4 आया और एवरेज अनुपात 9 को 3 से भाग दें 3 आ जाएगा। अगला है चौथी इकाई लगाने से जो अनुपात कुल हो बड़ा 11 में से हम 9 घटाएंगे तो सीमांत उत्पादन हुआ है हमारा 2 और एवरेज अनुपात 11 को 4 से भाग दे दें तो 2.4 दूनी 8 वो बचा 3 7 चौको 28 लगभग आपका 2.8 के आसपास। और फिर लगा दी 5वीं इकाई लगाने से जो कुल उत्पादन हुआ 12 और सीमांत उत्पादन हुआ 12 में से पिछली इकाई घटाओ 11 तो आपका आया 1। सीमांत उत्पादन 12 को 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10 और 4 5 5 दूनी 10 और 4 5 20 2.4 और छठी इकाई लगाने से कुल उत्पादन फिर 12 हुआ तो सीमांत उत्पादन आपका हुआ 12 में से 12 गया 0 यानी कोई नहीं बढ़ा और एवरेज अनुपात हुआ आपका 2 और 11 अगली इकाई लगाने से आपका बढ़ने की बजाय कुल उत्पादन घट गया 11 हो गया और आपका सीमांत उत्पादन 11 में से 12 घटे -1 नेगेटिव गया और आपका एवरेज उत्पादन 11 को 7 से भाग दें 7 एकम 7 बचा आपका 4 7 तो 1.7 के करीब 7 चुके ये बच गया आपका 3 4 7 7 के 1.67 के करीब आएगा आपको। तालिका से ज्ञात अधिकार में औसत उत्पादन AP बढ़ रहा है और तीसरी इकाई के बाद हमें ये कम होना आरंभ हो जाता है परंतु औसत उत्पादन धनात्मक रहता है। यह सीमांत उत्पादन की तरह कभी ऋणात्मक शून्य नहीं होता क्योंकि जो भी उत्पादन आएगा उसका एवरेज से कुछ न कुछ आएगा। अब अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी पाठ का वो है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और उत्पादन में आपसी संबंध, रिलेशन बिटवीन द TP, MP एंड AP। तालिका की इन तीनों अवधारणाओं को हम निम्नलिखित तालिका या रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं।
नोट: विद्यार्थी उपरोक्त तालिका को भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके आधार पर भी ग्राफ बना सकते हैं, परंतु ग्राफ पर विभिन्न बिंदुओं को स्पष्टता दर्शाने के लिए हम निम्नलिखित तालिका बड़ी संख्या को लिया गया, जो नीचे आपको दिखाई देगी। तो नीचे देखिए लिया गया हमने, थोड़े से आंकड़े बड़े ले लिए हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे, छोटे रेखा चित्र बनाने में दिक्कत ना हो। भौमिक इकाई आपकी सीधी इकाई, इसलिए हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि हम अल्पकाल में उत्पादन का व्याख्या कर रहे हैं। तो अगला श्रम की इकाई जो लगा रहे हैं वे बढ़ रही हैं आपकी 0 से लेके 8 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हर बार इकाई बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार चावल का उत्पादन भी आपका बढ़ रहा है, और आपका उत्पादन पहले 0 6 20 48 72 80 84 और 84 और फिर 12। उसी प्रकार जैसे हमने पिछली सारणी में किया था, बट यहाँ थोड़ी सी आंकड़े हमने बड़े लिए हैं। और जो सीमांत उत्पादन है वो आपका आएगा पीछे वाले, इसमें घटाते हैं। 6 में से 0 गया 6 आ गया, 20 में से 6 गया 14 गया, 48 में से 20 गया 28 आ गया, 72 में से 48 गया आपका आ गया 24 12 8 24 आ गया, और 80 में से 72 गया आपका 8 आ गया, और 84 में से 80 गया 4 आ गया, और 84 में 84 गया आपका 0 आ गया, और 80 में से 84 गया -4 आ गया। और औसत आप निकालेंगे तो भाग डिवाइड करते जाएं। 0 को 0 से किया डैश, 6 को 1 से किया 6, 20 को 2 से किया 10, 3 को 48 से किया 16, और 72 को 4 से किया 18, 80 को 5 से किया 16, और 84 को 6 से किया 14, और 84 को 7 से किया 12, और 80 को 8 से किया 10। इस प्रकार ये आपकी सारणी पूरी होती है। इस सारणी का आप रेखा चित्र में इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जो आपके सामने ऑनलाइन एजुकेशन का ये बना हुआ रेखा चित्र देखिए आप, बहुत बढ़िया शानदार बनाया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेखा जो टीपी ऊपर का मानचित्र, इसमें टीपी दिखाया हुआ है, जो पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, फिर बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है, फिर समान होता है, और उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है। जो नीचे है वो एपी और एमपी है। एपी है वो पहले बढ़ता है जहाँ तक बढ़ती दर से बढ़ता है, टीपी जहाँ बढ़ती दर से बढ़ता है, तो एमपी भी बढ़ता है और एपी भी बढ़ता है। बट जहाँ घटती दर से बढ़ता है, टीपी घटती दर से बढ़ता है, तो एमपी घटना शुरू हो जाता है, तेज़ गति से घटना शुरू हो जाता है, जबकि एपी कम गति से घटता है। और जब बराबर हो जाता है, टीपी समान हो जाता है, टीपी बढ़ना बंद हो जाता है, तो वहाँ पर एमपी 0 हो जाता है और एपी घटना जारी रखता है। और जब आपका टीपी घटना शुरू होता है तो एमपी आपका ऋणात्मक हो जाता है, जबकि एपी आपका ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि औसत तो कुछ न कुछ अवश्य ही निकलेगा। तो ये आपका रेखा चित्र था, आप बार बार प्रयास करेंगे तो बनाना सीख जाएंगे। ऊपर तालिका ये दे रखी रेखा चित्र के साथ हम मनुष्य संबंध में नहीं कर सकते हैं। सीमांत उत्पादन एमपी, कुल उत्पादन टीपी के बीच संबंध। जब सीमांत उत्पादन एमपी बढ़ रहा होता है तो कुल उत्पादन टीपी भी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तालिका में आप देख रहे हैं प्रदर्शन काल की तैयारी से। तीसरी इकाई चावल का सीमांत उत्पादन एमपी से 6 से 14 फिर 28 टन तक बढ़ा, और इसका अर्थ यह है कि कुल उत्पादन टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। जबकि सीमांत उत्पादन एमपी घटना शुरू हो जाता है तो कुल उत्पादन टीपी की घटती दर से घटता है, बढ़ता तो है घटती दर से बढ़ता है। तालिका और रेखा चित्र स्पष्ट एक श्रम की तीसरी इकाई के बाद छठी इकाई तक सीमांत उत्पादन निरंतर घट रहा है। इस दिशा में कुल उत्पादन टीपी से बढ़ रहा है, परंतु यह वृद्धि घटती दर से हो रही है। उदाहरण के लिए श्रम की 5वीं इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन केवल 8 टन और छठी इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन केवल 4 टन है। इसलिए इस दशा में उत्पादन टीपी 72 से 80 और 80 से 84 हुआ है। कुल उत्पादन टीपी बढ़ा अवश्य है, परंतु यह वृद्धि घटती जा रही है। जब सीमांत उत्पादन एमपी 0 है तब कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। सीमांत उत्पादन 0 के होने पर कुल उत्पादन टीपी अधिकतम होता है। जब सीमांत उत्पादन एमपी ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पादन टीपी भी घटना शुरू हो जाता है। जैसे कि ऊपर की तालिका में दिखाया है कि श्रम की 8वीं इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन एमपी ऋणात्मक हो जाता है। इसी वजह से कुल उत्पादन भी 84 से घटकर 80 हो जाता है। अब हम अगली खोज करते हैं, औसत उत्पादन एपी और सीमांत उत्पादन के बीच क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन एंड द मार्जिनल प्रोडक्शन। औसत उत्पादन एपी और सीमांत उत्पादन एमपी दोनों का अनुमान की सहायता से लगाया जा सकता है। औसत उत्पादन एपी और सीमांत उत्पादन एमपी के बीच निम्नलिखित संबंध पाया जाता है।
जब सीमांत उत्पादन एपी बढ़ रहा है तो जब औसत उत्पादन एपी बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन एमपी भी बढ़ रहा है, परंतु सीमांत उत्पादन एमपी औसत उत्पादन से अधिक तेज़ी से बढ़ता है। ये रेखा बिंदु ए से पहले तक की अवस्था है। जब औसत उत्पादन एमपी घटता है तो सीमांत उत्पादन एमपी भी घटता है, परंतु सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक तेज़ी से घटता है। ये बिंदु ए के बाद की स्थिति है। जब औसत उत्पादन एपी अधिकतम तथा शिथिल होता है तो सीमांत उत्पादन भी